जब मेंडल वंशागति के अध्ययन के लिए मटर के पौधों पर प्रयोग कर रहे थे, तब उनका ध्यान मुख्य रूप से यह समझने पर था कि मटर के पौधों में किसी एकल लक्षण की वंशागति कैसे होती है। इसके लिए उन्होंने किसी एक लक्षण, जैसे केवल पौधे की ऊंचाई यानी पौधे का लंबा या बौना होना, अथवा केवल बीज का रंग या केवल बीज की बनावट इत्यादि जैसे लक्षणों पर विचार किया। एकल लक्षण की वंशागति कैसे होती है, यह समझने के लिए कई प्रयोग करने के बाद उन्होंने इस बात को समझना शुरू किया कि यदि दो लक्षणों की वंशागति एक ही समय में एक साथ हो तो यह कैसे होगा और संतति पौधे कैसे दिखाई देंगे। यह समझने के लिए कि एक ही समय में दो लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का संकरण कराने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के पौधे लिए। इनमें से पहला पौधा लंबा और हरे रंग के बीज देने वाला एक होमोजाइगस यानी समयुग्मजी पौधा था, और दूसरा पौधा बौना और पीले रंग के बीज देने वाला समयुग्मजी पौधा था। यहाँ पौधे के लंबा होने का लक्षण उसके बौने होने के लक्षण पर प्रभावी था, और इसी तरह बीजों के हरे रंग का होने का लक्षण बीजों के पीले रंग के होने के लक्षण पर प्रभावी था। इसलिए मेंडल को यह पता था कि पहले पौधे से केवल लंबे संतति पौधे और हरे बीजों को उत्पन्न करने वाले युग्मक बनेंगे, और इस दूसरे पौधे से केवल बौने संतति पौधे और पीले बीजों को उत्पन्न करने वाले युग्मक बनेंगे। और जब मेंडल ने वास्तव में यह संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे और हरे रंग के बीजों को उत्पन्न करने वाले थे, क्योंकि पौधे के लंबा होने का लक्षण पौधे के बौना होने के लक्षण पर प्रभावी था, और इसी प्रकार बीजों के हरा होने का लक्षण बीजों के पीला होने के लक्षण पर प्रभावी था। इसका मतलब इन सभी पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी था, यानी हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी था। अब F2 पीढ़ी में क्या होगा, इस बारे में मेंडल को कुछ भी अनुमान नहीं था, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि क्या इन दोनों लक्षणों की वंशागति एक साथ होगी जैसा कि F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, अथवा क्या इन दोनों लक्षणों की वंशागति अलग अलग होगी। F2 पीढ़ी में इन लक्षणों की वंशागति कैसे होगी, यह समझने के लिए मेंडल ने ऐसे दो विषम युग्मजी पौधे लेकर उनका स्वपरागण कराया, और इससे उन्हें जो परिणाम मिले उसके आधार पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रस्तुत किया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो F2 पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति को समझने के लिए मेंडल ने दो परिकल्पनाएं की। एक तो यह थी कि लक्षणों की वंशागति एक साथ हो सकती है, जैसा कि F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। अन्य शब्दों में लक्षणों की वंशागति एक दूसरे पर निर्भर हो सकती है। और दूसरी परिकल्पना यह थी कि लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकती है। अब चलिए पहली स्थिति को समझते हैं, जिसमें मेंडल ने लक्षणों की वंशागति एक साथ होने यानी एक दूसरे पर निर्भर होने की परिकल्पना की थी। तो यदि लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है और ऐसे में यदि पहले पौधे से बनने वाले युग्मकों का जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल जी है, तो दूसरे पौधे से बनने वाले युग्मकों का जीनोटाइप निश्चित रूप से स्मॉल टी स्मॉल जी होना चाहिए। अब यदि हम इस संकरण को दर्शाने के लिए पनेट वर्ग बनाएं तो संतति पौधों का जीनोटाइप इस प्रकार होगा, और इस जीनोटाइप को देखने पर हमें संतति पौधों के फिनोटाइप की जानकारी भी मिल जाती है। यानी संतति पौधों में से 3 पौधे लंबे और हरे रंग के बीजों वाले होने चाहिए, जबकि एक पौधा बौना और पीले रंग के बीजों वाला होना चाहिए। लेकिन जब मेंडल ने वास्तव में यह संकरण कराया तो उन्हें जो परिणाम मिले वे इससे बिल्कुल भिन्न थे। इसलिए मेंडल ने अपनी पहली परिकल्पना को, यानी लक्षणों की वंशागति एक दूसरे पर निर्भर होती है, उन्होंने इस परिकल्पना को त्याग दिया। अब चलिए मेंडल की दूसरी परिकल्पना को समझते हैं, जिसके अनुसार लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए इस जीनोटाइप को देखिए। यहाँ स्वतंत्र रूप में लक्षणों की वंशागति का मतलब यह है
कि इस जीनोटाइप में पौधे की ऊंचाई को निर्धारित करने वाले लक्षणों की वंशागति का पौधे के बीजों के रंग को निर्धारित करने वाले लक्षणों की वंशागति से कोई लेना देना नहीं है। अन्य शब्दों में, यदि किसी पौधे में लंबाई को अभिव्यक्त करने वाले प्रभावी अलील यानी कैपिटल टी की वंशागति हो रही है, तो उसके साथ बीजों के हरे रंग को अभिव्यक्त करने वाले प्रभावी अलील यानी कैपिटल जी, अथवा बीजों के पीले रंग को अभिव्यक्त करने वाले अप्रभावी अलील यानी स्मॉल जी, इनमें से किसी भी अलील की वंशागति स्वतंत्र रूप से हो सकती है। इस प्रकार किसी एक लक्षण की वंशागति पूरी तरह से किसी दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। किसी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण यहाँ कुल 4 अलग अलग प्रकार के पैतृक युग्मक बन सकते हैं। ये हैं कैपिटल टी कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी और इसी तरह स्मॉल टी स्मॉल जी। इसलिए संतति पौधों में इनमें से प्रत्येक युग्मक द्वारा लक्षणों की वंशागति की संभावना 25% यानी 1/4 होगी। इस परिकल्पना के आधार पर यदि हम इस संकरण को दर्शाने के लिए पनेट वर्ग बनाएं, तो इस बार हमें संतति पौधों का जीनोटाइप बिल्कुल भिन्न मिलता है। जैसे यह पनेट वर्ग 2 समान जीनोटाइप वाले विषम युग्मजी पौधों, जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी है, इन पौधों के बीच संकरण का पनेट वर्ग है। चूँकि यहाँ दोनों पैतृक पौधों का जीनोटाइप समान है, इसका मतलब यहाँ स्वपरागण कराया गया है। यदि आप चाहें तो संतति पौधों के इन सभी जीनोटाइप को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पॉज करके इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यदि इस जीनोटाइप के आधार पर हम संतति पौधों के फिनोटाइप को लिखें तो यह इस प्रकार होगा, और इस फिनोटाइप के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के संतति पौधों के अनुपात को लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ कुल 16 संतति पौधों में से 9 संतति पौधे लंबे और हरे रंग के बीजों वाले होंगे, 3 संतति पौधे लंबे और पीले रंग के बीजों वाले होंगे। इसी तरह 3 संतति पौधे बौने और हरे रंग के बीजों वाले होंगे, और अंत में बचा हुआ एक पौधा बौना और पीले रंग के बीजों वाला होगा। इस प्रकार यह अनुपात यहाँ 9:3:3:1 है। और जब मेंडल ने वास्तव में यह संकरण कराया, तब उन्हें विभिन्न फिनोटाइप वाले संतति पौधों का यही अनुपात प्राप्त हुआ। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि एक लक्षण की वंशागति वास्तव में किसी दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है, और इसे ही मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा।